दिसंबर 2023 में यानी बांग्लादेश के इलेक्शन से लगभग 2 हफ्ते पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने बांग्लादेश के एक बहुत बड़े इशू को हाईलाइट किया था जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के बैकबोन से जुड़ा हुआ था, गारमेंट इंडस्ट्री से। उस एपिसोड में मैंने कहा था कि ये जो वेस्ट वाले बांग्लादेश के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराओ, तो इलेक्शंस के मामले में थोड़ा बहुत इनकी अवामी लीग को सुन लेना चाहिए और अपोजिशन की जमातों के साथ भी थोड़ा सा बैठ के तो कोई वे आउट निकालना चाहिए। वरना इंडिया जो उनको फजूल के लॉलीपॉप दे रहा है ना कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इनको भी बोलेंगे, दूसरों को भी बोलेंगे कि वो भी रिकॉग्नाइज कर लें, ये ऐसे ही ढकोसले हैं फजूल के। इंडिया इज़ नॉट अ मेजर पावर, इनके ऊपर इतना रिलाय नहीं करना चाहिए अवामी लीग को। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इंडिया को ये सूट करेगी चीज़ अगर वेस्ट और बांग्लादेश के टाइज ख़राब हों। इसके दो वजूहत हैं। एक तो पॉलिटिकली ज़्यादा बांग्लादेश डिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया के ऊपर। देखिए ना, इंडिया की पॉलिसीज़ इसी तरह की हैं। भूटान को आज तक उन्होंने किसी परमानेंट यूएनएससी के मेंबर के साथ टाइज रखने नहीं दिए, एम्बेसी खोलने नहीं दी। ऑफिशियल टाइज नहीं है भूटान के किसी भी ऐसे मुल्क के साथ जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो। इसकी वजह यह है कि इंडिया को डर लगा रहता है कि अगर ये टाइज डेवलप कर लेंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस वहाँ पर कम हो जाएगा। इसी तरह से बांग्लादेश का वेस्ट के साथ या चाइना के साथ वीक रिलेशन इंडिया को सूट करता है। इससे बांग्लादेश असल में ज़्यादा इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो एक तो मैंने कहा था कि पॉलिटिकल इनको सूट करता है। दूसरा ये कि बांग्लादेश के अगर वेस्ट के साथ ख़राब टाइज होंगे, जो कि इंडिया इलेक्शन से पहले चाह रहा था बेसिकली, और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए भी हैं, तो उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा और गारमेंट इंडस्ट्री उनकी जो है वो ख़ास तौर पर इफ़ेक्टेड होगी इसके नतीजे में। और इंडियन मैन्युफैक्चरर समझ रहे हैं कि जो शेयर डिक्लाइन होगा बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स का वहाँ पर अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर, तो इंडिया को चांस हो सकता है, उनकी कंपनियों को चांस हो सकता है कि वो उस गैप को फिल करें। तो ये एक मंसूबा नज़र आ रहा था। अब ये दिसंबर में मैंने बात की थी। इस वक्त जब हम अप्रैल में आए हुए हैं, हू बहू वही चीज़ें हुई हैं जो मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं, वही चीज़ें एग्जैक्टली हुई हैं। अमेरिका जो कि सबसे बड़ी बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन है गारमेंट्स की, वहाँ पर बांग्लादेश के जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, इंडिया उनका कॉम्पिटिटर वहाँ पर नहीं है। इंडिया बहुत नीचे आता है। असल में उनकी कंपटीशन हो रही होती है बांग्लादेश की वियतनाम और चाइना के साथ वहाँ पर। तो वहाँ पर वियतनाम और चाइना की जो सेल है गारमेंट्स की, वो जनवरी और फरवरी 2024 में बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम बांग्लादेश की डिक्रीज हुई है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई है, सिग्निफिकेंटली। उन्होंने अब देखें सैंक्शंस लगाए नहीं है। उस एपिसोड में आपको कह दिया था मैंने कि ये ऐसा थोड़ी है ज़रूरी कि सैंक्शंस लगा दें, कुछ भी बहाना बना के। वो बहुत सारे 100 तरीके होते हैं किसी भी मुल्क की सेल को ऊपर नीचे करने के, 100 तरीके किसी भी मुल्क के पास होते हैं, और वही हुआ है वहाँ पे। दिसंबर 2023 में मैंने कहा था कि बांग्लादेश से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज फेसिंग रिस्क, इंडिया विल मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। और मैंने आपको कहा था कि इंडियाज मेगा प्लान टू हाईजैक बांग्लादेश से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, 80% बांग्लादेशी एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज ऑन इंडियन रेडार। अब देखें हुआ क्या है। ये तो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब जरा आप कल की खबर देख लीजिए, न्यू एज बांग्लादेश की। बांग्लादेश लेग्स बिहाइंड आरएमजी एक्सपोर्ट राइवल्स इन यूएस मार्केट। लेग्स बिहाइंड, वो पीछे रह गए। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, लेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ब्लेम्ड। लेकिन असल जो ब्लेम है वो जियोपॉलिटिकल ये जो इश्यूज है ना, वो भी इसके पीछे कहीं ना कहीं फैक्टर है। अब आप देखिए वो क्या कहते हैं कि बांग्लादेश अपैरल एक्सपोर्ट द यूएस इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर बांग्लादेश इन जनवरी एंड फरवरी of 2024 fell by 19.24% in value and 12.79% in volume, according to the US Department of Commerce Office of Textiles and Apparel data released on Friday. ये जुम्मे के रोज डेटा आई है। 19.24% वैल्यू गिरा है बांग्लादेशी एक्सपोर्ट का अमेरिका के अंदर। और वो कहते हैं कि एट द सेम टाइम, यानी कि जब ये गिरा है ना बांग्लादेश का वैल्यू एक्सपोर्ट का, at the same time, ready-made garment export by China to the US grew by 0.48% in the value and 14.94% in volume. चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ा और वियतनाम का बढ़ा। वो कहते हैं the data showed that Vietnam's apparel
exports to the US in the first 2 months of 2024 also increased by 0.14% in value and 8.81% in volume. दोनों का बढ़ा, बांग्लादेश का 19% कम हो गया, विच मीन्स कि जो बांग्लादेश का ज़्यादातर शेयर है वो गया है वियतनाम की तरफ और चाइना की तरफ, इंडिया की तरफ नहीं गया। अब इंडिया की तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि इंडिया कोई तीसरे चौथे नंबर पर वहाँ पर आता है। इनको उम्मीद थी कि बांग्लादेश की अगर मार्केट गिरेगी तो हमारे जो अल्टरनेट हम होंगे और हमें ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, इनको नहीं मिले। वो पहले वाले जो वहाँ पर जायंट्स बैठे हुए हैं उनकी तरफ ज़्यादा ऑर्डर्स जाने लगे हैं। अगर आप ये टेबल देखें तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश की जो जनवरी 2023 में सेल थी अमेरिका के अंदर, वो थी 1,469 मिलियन डॉलर्स, जबकि इस साल वो कम होके 1,186 मिलियन डॉलर्स हो गई। एट द सेम टाइम चाइना की बढ़ गई, वियतनाम की बढ़ गई, बांग्लादेश की डाउन हो गई। अब देखें ये जो सिचुएशन है ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जो है वो बैकबोन है बांग्लादेश की अपैरल एक्सपोर्ट का, और ये जो इंडस्ट्री है ये फिर बांग्लादेश की इकोनॉमी की बैकबोन है। सबसे ज़्यादा डॉलर बांग्लादेश इसी इंडस्ट्री से कमाता है। यहाँ से गारमेंट सेक्टर से डॉलर मिलते हैं तो इंपोर्ट का सारा साइकिल चलता है, और यहाँ से अगर डॉलर्स की आमदनी इस तरह से कम होती चली जाएगी तो इंपोर्ट करना बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉलर के क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं। 2021 में, अगस्त 2021 में 40 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स और अब 19 बिलियन डॉलर के, और उसमें से भी कोई 4 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जो कि पेमेंट्स करनी है, यानी नेट रिजर्व्स 15 बिलियन डॉलर्स के हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ पर रिजर्व्स की पड़ी हुई है। ऐसे में डॉलर्स का इन्फ्लो कम होना ये एक सीरियस बात है बहुत। इसको अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अपोजिशन के साथ बैठ के मामलात हल करें, मामलात हल करें। उनको ये जिस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं ना, दहशतगर्द हैं तो ये अलकायदा वाले, इनके चुंगल से बाहर निकलें आप। ये जिस तरीके के लोग आपको वहाँ पर पॉलिटिशियंस और कुछ सहाफ़ी भी हैं, मैं देखता हूँ जर्नलिस्ट, फजूल के आइडियाज़ देते रहते हैं अवामी लीग वालों को, टॉप की जो पॉलिसी मेकर से फजूल के, यानी अछूत बना के रखा हुआ है कि अपोजिशन से बात ही नहीं करो। इससे मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस नहीं आएगी वहाँ पर, मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी वहाँ पर, ये जो चीज़ है ना अवॉइड की जा सकती थी। देखें, इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही शेख हसीना का था ना, वो तो सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन उन्हीं का था। तो केयर टेकर सेटअप लाने में क्या प्रॉब्लम था? अगर केयर टेकर सेटअप आ जाता तो अपोजिशन का एक एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाता, फिर ये इतना दबाव नहीं आता वेस्ट वालों का। वेस्ट वालों को कम से कम ये कहा जा सकता था कि आपकी डिमांड मानी है हमने, और हमने न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप लेकर आ गए हैं। अल्दो इलेक्शंस वैसे भी कंट्रोल्ड हो सकते थे, लेकिन कम से कम वेस्ट को ये दिखाया जा सकता था कि हम आपको वैल्यू देते हैं, आपकी बात को वैल्यू देते हैं और आपकी बात हम मान रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमने कराए हैं। ये नहीं किया गया। इंडिया की बातें मानी गई। इंडिया से मुसलसल कहा जाता रहा इनको कि वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं बिल्कुल, और हम आपको रिकग्निशन दिलवाएंगे। वहाँ से ये बातें की जाती रही। अब रिकग्निशन तो उन्होंने दिलवा दी, लेकिन अब ये मसाइल कौन हल करेगा? इस तरह के जो हैं, इंडिया आपको डॉलर तो नहीं दे सकता ना। इंडिया आपसे डॉलर लेता है, उल्टा 16-16 बिलियन डॉलर हर साल आपसे लेता है। सबसे बड़ी जो एशिया के अंदर इंडिया की मार्केट है, साउथ एशिया के अंदर, वो यही है, बांग्लादेश की। तो ये आपसे डॉलर लेंगे, लेकिन मसला यहाँ पर डॉलर मुल्क के अंदर लाने का है। तो वो जो मार्केट्स गिर रही हैं, बेहतर यही होगा इस वक्त भी कि वेस्ट वालों के साथ टाइज जो हैं बांग्लादेश अपने दोबारा से बेहतर बनाए, और पॉलिटिकल यहाँ पर एक स्टेबिलिटी लेकर आने की ज़रूरत है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक रिटर्न नहीं हो सकती, डिस्टेबलाइज हो चुकी है ना। आप देखें, इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन जा रही है, आप देख रहे हैं, डॉलर्स का इन्फ्लो भी डाउन जा रहा है। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं आएगी। पाकिस्तान आपके सामने मिसाल है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो गई, इमरान खान के जाने के बाद संभल नहीं पाई। 2022 से लेके 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। क्यों संभल नहीं पाई? डिस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन। जब तक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन मुल्क के अंदर होती है, इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन उसके साथ ही होती है। ये दोनों कनेक्टेड इंडिकेटर्स होते हैं आपस में। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है अवामी लीग के लिए कि अपोजिशन वालों के साथ बैठ के कोई फ्रेमवर्क बनाएं, कोई वहाँ पर सिस्टम बनाएं और मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आ जाएं, ताकि इकोनॉमी का पहिया जो है दोबारा से फुल स्पीड में चलना शुरू हो जाए।